नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ओवरव्यू ले लिया था। राष्ट्रीय उद्यान को हमने डिटेलिंग भी कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले अभ्यारण्यों के बारे में जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए उसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ के टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वानिकी के संबंधित जो रिपोर्ट आए हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके तहत हम देखेंगे हमारे यहाँ वन क्षेत्रफल कितना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वन विकास निगम के तहत जो हमारे यहाँ रिपोर्ट जारी किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या और भी अन्य डाटा है जो चेंज हुआ है, इसको हम लोग आज की क्लास के एंड में देखेंगे। तो इस पूरे सेशन को आपको पूरा देखना है और जुड़ करके आगे चलना है। तो हम क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे अनुनय विनय करना चाहते हैं कि भैया आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ कीजिए बेल आइकन को प्रेस। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ को पूरा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एकदम निःशुल्क क्लासेस हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे आप सभी के लिए मैथ्स की क्लासेस लग रही है, जबकि शाम को मैं आप सबको छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्दी ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे एकदम धुआंधार तरीके से। जनजाति पढ़ेंगे, जनजाति के बाद में आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ के कला और संस्कृति के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि सर अच्छा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो आप इस क्लास को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कमेंट करना आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अभ्यारण्यों के बारे में। देखिए ये अभ्यारण्य जो है हमारे यहाँ इनकी संख्या कुल 11 है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कुल 11 अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में। कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे यहाँ स्थित है। याद रखना है कुल 11 है, नंबर भी आपको याद रखने हैं। कभी कभी एकदम इजी प्रश्न पूछ लिया जाता है और हमको यही चीज़ें पता नहीं होती है तो हम लोग एग्जाम में गड़बड़ियाँ कर देते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखिए ये आप सभी के लिए मैंने कल बताया था उसी का ओवरव्यू एक बार और लेते हैं, फिर आगे इन सबको हम लोग डिटेल करेंगे। 1974 में आप सभी को पता है हमारे यहाँ सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। क्योंकि आप सभी को पता होगा 1972 में क्या आया था जी, 1972 में एक अधिनियम आया था। इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप लोग जानते हैं भैया हमारे यहाँ वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के नाम से। वन्य प्राणी या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हमारे यहाँ 1974 में पहली बार क्या हुआ था, हमारे यहाँ गठित हुआ था एक अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। उसका नाम है सीता नदी जो कि धमतरी जिला में स्थित है। देखेंगे ये है 1974 का सीता नदी अभ्यारण्य, धमतरी जिला। आप लोकेशन देख पा रहे हैं 1974। और ये जो चित्र देख रहे हैं इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं ये भी पूछा जाता है। देखिए ये है भैया तेंदुआ। क्या है, तेंदुआ। और आप सबको पता है अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में तेंदुआ का खौफ चल रहा था, गली गली में तेंदुआ दिखाई दे रहे थे, है ना। तो तेंदुआ याद रखना है। कौन सा, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखेंगे 1975 में हमने पढ़ा था 3, एक गोमर्दा, एक बादल खोल और एक पढ़ा था अचानक मार। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सा है, तो देखेंगे गोमर्दा, बादल खोल और अचानक मार या 1975 में तीनों बने हैं। गोमर्दा जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है, सोन कुत्ता के लिए फेमस है। हालांकि हमने यहाँ पे सोन कुत्ता नहीं मिला तो नॉर्मल कुत्ता लगा दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, खोजने के लिए नहीं गए भैया हम, है ना। सोन कुत्ता, ये जो कुत्ता मिला नॉर्मल वाला इसको हमने लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये बादल खोल। और आप सभी को अभी गजराज परियोजना पढ़ाएंगे 2014 वाला, तब भी आपको देखने को मिलेगा जसपुर क्षेत्र में, है ना। ये छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र से, झारखंड से हमारे यहाँ सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है झारखंड में अत्यधिक हाथियों के लिए जाना जाता है, वहीं से हमारे यहाँ हाथियां जो है आ जाती है प्रवास करके। तो याद रखना बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जसपुर में दिखाई देता है, 1975 में बना है और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए ये है अचानक मार, 1975 में बना है, इसको याद रखना है। ये मुंगेली जिला में स्थित है। आप सभी को अभी इसके बारे में डिटेल में करवाऊंगा। ये अचानक मार जो है अमरकंटक के साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 2005 में बना था। 14th क्रम का, 14वें क्रम का पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से हमारे यहाँ एक स्थित है अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2005 में बना था। जबकि ये वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में बना है। सभी चीज़ों को दिमाग में सुनते हुए अच्छे से चलना है, बातों को मैं बार बार रिकॉल इसीलिए करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। 75 में 3 देख लिया, 74 में 1 देख लिया, अब 76 में आपको याद रखना है
ये जो है बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य जो कि बलौदा बाजार और महासमुंद के बीच में है, लेकिन ज्यादातर भाग इसका बलौदा बाजार में, इसलिए अगर कोई एक जिला चुनना हो तो आपको एक जिला चुनना होगा, वो हो गया बार, है ना, बलौदा बाजार भाटापारा जिला, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है अब जी, नया नाम कर दिया गया है गुरु घासीदास धाम, याद रखना है, ठीक है। तो नया नामकरण कर दिया गया, अब जिला का भी आपका नामकरण कर दिया गया है। ऐसा आपको एग्जाम में फंसा सकता है, आपको चीज़ों से अपडेट रहना है, करंट अफेयर से अपडेट रहना है। तो करंट अफेयर की क्लास हमारे यहाँ लगती है हर संडे, आपको उससे भी जुड़ना है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये देखिएगा 1976 में आप देखेंगे बार नवापारा अभ्यारण्य, यहां पर आपको क्या मिलता है, तो यहां पर मिलता है भैया स्नेक, क्या मिलता है, स्नेक, सांप मिलता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वन्य जीव अभयारण्य 1978 में आपको देखने को मिलेगा, दो अगल बगल में, एक बलरामपुर में और एक आपको दिखाई देगा कहां भैया, सूरजपुर में। सूरजपुर में आपको दिखाई देगा तमोर पिंगला, जबकि सेमर सो दिखाई देता है आपको कहां, बलरामपुर में 1978 में। देखिए यहां पर नीलगाय बना हुआ है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको दिखाई देगा नीलगाय। ये जो क्षेत्र है नीलगाय के लिए फेमस है। 1978 में दोनों बने हैं, ऊपर वाले दोनों 1978 में, अगल बगल दोनों भाई, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1978 के बाद बढ़ते हैं 1983 में। तो 1983 में आपको तीन दिखाई देते हैं, एक देखेंगे भैरमगढ़, उसके बाद आपको दिखाई देता है पामेड़, दोनों बीजापुर जिले में स्थित है। इसके अलावा एक आपको दिखाई देगा उदंती अभ्यारण्य, जो कि आपको दिखाई देता है गरियाबंद जिले में। तो तीन आपको याद रखना है 1983 के लिए। फिर 2001 में आपको एक दिखाई देगा, वो है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आपको कवर्धा में दिखाई देता है। ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इतनी बातों को याद रखना है। अब आगे इन सबको करते हैं डिटेल, देखते हैं कि इनसे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं इनके आसपास वाले क्षेत्रों से। चीजों को अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है। आपको पता है, मुझे पता है कि हमारे यहाँ 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, पर मैं क्यों बोलता हूं, ताकि वो कभी भी आपको ना भूले, ठीक है। तो चलिए भैया बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कब गठित हुआ भैया, जिला कहाँ है भैया, तो याद रखेंगे ये है धमतरी जिले में स्थित है। धमतरी जिले में क्या हुआ था आपको मैं बता दूं, वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो हमारे यहाँ भी हमने सोचा भैया कि सब अगर अपने जीवों के संरक्षण के बारे में ध्यान दे रही है केंद्र सरकार, तो हमको राज्य वालों को भी काम करना चाहिए। तो हम लोग तत्कालीन उस समय कहाँ पे थे, तो आप सभी को पता है हम लोग मध्य प्रदेश के साथ संलग्न थे। उसी समय हमारे यहाँ 1974 में ही गठित हो गया था, क्या 1974 में गठित हो गया था, याद रखेंगे इस बात को। गठन स्थापना 1974, प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेंगे, एक सेकंड ना। गड़बड़ हो जा रहा है क्या, गड़बड़ हो जाएगा जी। इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं अभी आप सबके समझने के लिए। यहां पर लिख रहा हूं प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखना है। कई लोगों को लग रहा होगा एकदम बेसिक बातें हैं, क्यों बताया जा रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए आजादी से पहले आपके यहाँ कितने वन्यजीव अभ्यारण्य गठित किए जा चुके थे। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ है। तो आपके यहाँ राज्य गठन के बाद मात्र भोरमदेव का गठन हुआ है, उससे पहले पूरे अभ्यारण्य गठित हो चुके थे, 10 के 10। समझ रहे हो, ये बारीक बातें आपको किताबों में नहीं मिलती है, और आप एग्जाम में जाते हैं, और एग्जाम में जब जाते हैं आप, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद उसको गढ़ना है। गांव में सियान लोग क्या बोलते हैं, बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, पढ़े ले कहीं नहीं होए, गढ़े ला पड़ी। तो गढ़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपको याद रखना है 559 वर्ग किलोमीटर, 559 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सेकंड है, क्षेत्रफल के अनुसार प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट
सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखेंगे कौन सा, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है, तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या, आगे देखेंगे नदी। तो आप सभी को बता दूं इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम जो है सीता नदी के नाम पर पड़ा है। सीता नदी नामक एक नदी इसके बीचों बीच प्रवाहित होती है, सीता नदी नामक नदी इसके बीचों बीच प्रवाहित होती है, इसके बीचों बीच, और इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य का। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए सीता नदी का नाम किसके नाम पर किया गया है, वनग्राम के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, है ना, इसके बाद बोला जाएगा एक नदी के नाम पर, इसके अलावा आपको बोल दिया जाएगा एक स्थानीय जीव के नाम पर। तो आपका जवाब होगा एक नदी के नाम पर, सीता नदी के नाम पर किया गया इसका नामकरण, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखेंगे, आपको दिखाई देगा नामकरण तो किसके नाम पर किया गया है भैया, तो मैंने बताया है ये सीता नदी के नाम पर किया गया है, सीता नदी के नाम पर। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति को समझना है, पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं है। वृक्ष की बात करें तो सीजीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न, बताइए सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य में आपको किस प्रकार के वन मिलते हैं। अब इसको किसी ने स्पेसिफाई करके किसी ने नहीं पढ़ा था, लेकिन आप सभी को मैंने क्या पढ़ाया, आपको मैंने बताया केस काल। केस काल में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, केस काल में मैंने पढ़ाया था भैया कि केस काल में उच्चतम किस्म के साल वन पाए जाते हैं। और आप अच्छे से अगर मैप को जानते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के मैप को आप अच्छे से पढ़ते हैं, देखिए आप किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। जिस समय ये प्रश्न आया था तब लिखा होना चाहिए था, समझ रहे हो। असली मुद्दे की जो बात है वो ये है कि जब पेपर में पूछा जाता है उससे पहले आपको किताबें में मिलनी चाहिए चीज़ें। तो आप सभी को पता है यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है धमतरी जिला, धमतरी, और आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, केसकाल। और इसी केसकाल में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उच्चतम किस्म के साल वन। तो आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करते तो आपको पता चलता कि धमतरी जो है इसी से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साल वन मिलेगा। क्या मिलेगा जी, साल वन। तो यहाँ पर साल वनों की प्रधानता है, याद रखेंगे, साल वन वनों की प्रधानता, याद रखेंगे। ठीक है, बार बार चीज़ों को मैं दोहरा कर आपको बताता हूं, इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों को समझना है। वन्य जीव में केवल एक याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी भी वन्य जीव अभयारण्य में केवल एक ही मिलता होगा, लेकिन एक इसलिए याद रखना है क्योंकि वो वन्य जीव अभयारण्य उस वन है ना, उस जीव के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर एक याद रखेंगे, तेंदुआ। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है सांप मिलता हो सकता है खरगोश मिलता हो, हिरन मिलता हो, यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर वन भैंसा दिख जाता हो, लेकिन ज़्यादातर बहुतायत संख्या में क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर तेंदुआ मिल रहा है। इसीलिए आपको एक याद रखना है, तेंदुआ। क्या याद रखेंगे, तेंदुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको मैंने कल बताया था हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था, सीता नदी को, लेकिन सीता नदी अकेला शामिल नहीं है प्रोजेक्ट टाइगर में। सीता नदी के साथ आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है गरियाबंद जिले में स्थित उद्दंती, गरियाबंद में स्थित उद्दंती भी दिखाई देता है ना इसके साथ में, उद्दंती अभयारण्य भी इसके साथ शामिल है। अभयारण्य शामिल ना, शामिल है साथ में भैया, अकेले नाम याद नहीं रखेंगे इसको। और कब बना है, तो ये बने हैं 2006 में प्रोजेक्ट है ना टाइगर में शामिल हुए थे, जबकि टाइगर रिजर्व ये दोनों को एक साथ मिलाकर कब बनाया गया था, 2009 में। तो टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो याद रखना है 2009 में। और इसमें भी दोनों शामिल हैं, सीता नदी और उदंती। ठीक है, दोनों एक साथ शामिल है, याद रखेंगे। इतनी बातों को आपको याद रखना है सीता नदी के लिए, और इतना ही प्रश्न आपसे बनेगा। तो प्रदेश का पहला है, क्षेत्रफल के अनुसार से दूसरा है, साल वनों की प्रधानता है। इसके अलावा आप सभी को ये सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य वाले क्षेत्र में आपको एक परियोजना देखने को मिलता है। क्या दिखता है, एक परियोजना मैंने आपको बताया था, सोंढूर परियोजना। क्या बताया था मैंने, सोंढूर परियोजना। सोंढूर परियोजना आपको दिखाई देता है इसी क्षेत्र में, सोंढूर परियोजना इस क्षेत्र में दिखाई देता है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इतनी प्रकृति को समझना है, इतनी बातों को समझना है सीता नदी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले वन्यजीव अभयारण्य को। तो 1975 में बने तीनों को अब क्रम से देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग गोमर्डा की ओर। गोमर्डा आपको कहाँ दिखाई देता है, तो आप कहेंगे गोमर्डा आपको दिखाई देता है सारंगढ़ बिलेगढ़ वाले क्षेत्र में। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया
सारंगगढ़ बिलाईगढ़। पहले पूर्व में ये रायगढ़ में था, अब इसको याद रखना है आपको, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे आपको दिखाई देगा स्थापना, तो आपको मैंने बताया भैया 1975 में अब पढ़ना है आपको 3, 1975 में आपको पढ़ना है 3, कौन कौन से, गोमर्डा, बादलखोल, अचानकमार। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका क्षेत्रफल आपको पूछा जाएगा 278, कल भी मैं बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं, 278 इसका आपको दिखाई देगा क्या जी, क्षेत्रफल। और आपको मैंने अभी अभी बताया गोमर्डा में क्या मिलता है, सोन कुत्ता, और अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि भैया सोन कुत्ता का इमेज नहीं मिला, तो आपको हमने क्या दिखा दिया था, नॉर्मल वाला कुकुर दिखा दिया था हम लोगों ने आपको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे जलप्रपात। तो आप सभी को ये जो गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य है, इसके आसपास वाले क्षेत्र में आपको कौन सा वाटरफॉल दिखाई देता है, तो मैंने वाटरफॉल वाला सेक्शन आपको पहले पढ़ाया है और आपको बताया है भैया यहां पर दिखाई देता है माडूसिल्ली। क्या दिखाई देता है, माडूसिल्ली। देखो, माडमसिल्ली एक परियोजना है, जबकि माडूसिल्ली क्या है जी, माडूसिल्ली एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है। बार बार मैं बता रहा हूं, एग्जाम में फंसना नहीं है। माडूसिल्ली जलप्रपात स्थित है किस जिले में, तो आप कहेंगे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत। और आपको मैंने पढ़ाया था एक पर्वत, एक पहाड़, जिसका नाम था क्या, दानव करवट। क्या पढ़ाया था, दानव करवट, और वो भी इसी क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। तो पहाड़ियों में आपको याद रखना है दानव करवट पर्वत, दानव करवट पहाड़ आपको दिखाई देते हैं इस जिला में। यहीं पर आपको दिखता है भैया कबरा डोंगर की पहाड़ी, कबरा डोंगर की पहाड़ी आपको दिखाई देती है इसी क्षेत्र में। याद रखेंगे, कबरा डोंगर और दानव पर्वत पहाड़ गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत दिखाई देते हैं। सोन कुत्ता आपको मिलता है, याद रखेंगे इस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, 1975 में स्थापित, 278 वर्ग किलोमीटर है ना, ये वर्ग किलोमीटर है भैया। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले वन्यजीव अभयारण्य को। यह है बादलखोल। कौन सा है, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य। नाम कितना अच्छा है, याद रखेंगे, जसपुर जिले में स्थित है बादलखोल। बदल नहीं है, ये बादल है, हमारे टाइपिंग मास्टर से हो गया है गलती। ये है बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य। जिला आपको अभी हम बताने वाले हैं किस जिला में है, तो जिला है भैया जसपुर। जसपुर जिले में आपको दिखाई देता है बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा क्या याद रखते हैं, इसके अलावा आप याद रखते हैं स्थापना, तो आपको मैंने बता ही दिया है, 3 ठोक का भी एक साथ 1975 में याद रखेंगे, 3 को एक साथ। आगे देखते हैं क्षेत्रफल, तो बादलखोल सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, 105 वर्ग किलोमीटर के साथ, प्रदेश का सबसे छोटा। क्षेत्रफल के अनुसार प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला क्या है इसमें। वन्य जीव की बात करते हैं तो बादलखोल वाले क्षेत्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो बादलखोल की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको मैंने बताया था सिंहभूम वाले क्षेत्र से, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र से, झारखंड से यहां पर कौन आते हैं पलायन करके, तो मैंने बताया यहां पलायन करके आते हैं कौन, गजराज, हाथी। तो आपको यहां पर दिखाई देंगे हाथी, अच्छे से इसको याद रखना है। बातों को मैं जो कह रहा हूं, चीजों को जो मैं कह रहा हूं, एज इट इज वैसे अपने दिमाग में उतार लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है, तो जलप्रपात। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको दिखाई देते हैं गुल्लू जलप्रपात। कौन से जलप्रपात, गुल्लू वाटरफॉल आपको दिखाई देता है, गुल्लू बेने, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं ईब नदी और जसपुर आपको मैं पढ़ा रहा था, तब गुल्लू वाटरफॉल जलप्रपात आपको दिखाई देता है इस क्षेत्र में। गुल्लू वाटरफॉल दिखाई देगा बादलखोल वाले वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला वन्यजीव अभयारण्य, और अगला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो अगला वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा मुंगेली जिला में, मुंगेली जिला में आपको दिखाई देगा। इसको कहते हैं आप लोग अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा आपको स्थापना मैंने बता ही दिया है, 3 ठोक का एक साथ 1975 में। वर्ग क्षेत्रफल अगर आप देखते हैं क्षेत्रफल, तो आपको दिखाई देगा 552 वर्ग किलोमीटर। कितना, 552
52 वर्ग किलोमीटर के साथ दिखाई देगा। और ये प्रदेश का क्या है, तो ये प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार, तो आपको याद रखना है तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखना है, थर्ड सबसे लार्जेस्ट है, याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, तो नदी की बात करेंगे तो आपको पता है सिहावल सागर से एक नदी निकल करके आती है और कहाँ प्रवाहित होती है, मुंगेली जिला में। ये नदी कौन सी है, मनिहारी नदी। तो मनिहारी नदी प्रवाहित होती है यहाँ से, याद रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव की बात करेंगे तो आप सबको पता है ये एक टाइगर रिजर्व है, तो मिलेगा भी टाइगर यहाँ पर। बाघों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक दिखाई देती है, आपको याद रखना है बाघ दिखाई देंगे इस क्षेत्र में, कहाँ, अचानक मार वाले क्षेत्र में। आगे अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम बताएं तो 2005 में अचानक मार प्लस अमरकंटक को दोनों को एक साथ मिला करके 2005 में भारत का 14वें क्रम का बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। इसको आपको याद रखना है अच्छे से इस बात को। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्या है, आगे पूरा डिटेल में है, यहाँ पर केवल इतना याद रखना है 2005 में 14वें क्रम का बनाया गया था पूरे भारत का बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में कुल टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल 12 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, ये याद रखना है। तो यूनेस्को की मैप की सूची में शामिल है, यूनेस्को के मैप सूची में शामिल है, मैप में। आगे आपको और बताऊंगा, मैप की सूची में शामिल है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो चलता है यूनेस्को का, उसके अंतर्गत शामिल है ये बायोस्फीयर रिजर्व। आगे याद रखेंगे इसके बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर तो मैंने आपको बता ही दिया है, प्रोजेक्ट टाइगर में याद रखना है 2006 में शामिल हुआ था अचानक मार। और आगे आपको याद रखना है टाइगर रिजर्व कब बना था, तो 2009 में बन के तैयार हुआ था। तो याद रखेंगे पहला मैंने बताया सीता नदी उद्दंती, वो भी 2006 और 2009 था, प्रोजेक्ट टाइगर 2006, उसके बाद 2009 में टाइगर रिजर्व, तो 2 आपने अभी देख लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो और आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर हम लोग और वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो इतना आपको याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व के बारे में, साथ ही साथ अचानक मार के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक स्थल यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, तो दार्शनिक स्थल के रूप में अगर आप आते हैं अचानक मार में तो आपको क्या दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है यहीं पर दिखाई देता है पंडवानी तालाब, यहीं पर आपको क्या दिखाई देता है, सिहावल सागर। तो आप सिहावल सागर को याद रख लीजिए, पंडवानी तालाब याद ना भी रखे तब भी चलेगा। सिहावल सागर वाला क्षेत्र, साथ ही पंडवानी तालाब, ये सब आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, एक है ना पर्यटन स्थल, दार्शनिक स्थल के रूप में आपको दिखाई देते हैं ये पूरा क्षेत्र। विशेष क्या याद रखना है, तो विशेष आपको इसके बारे में याद रखना है, मैप की सूची में जो शामिल है यही इसकी विशेषता है, याद रखेंगे विशेष के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अभ्यारण्य क्या है, तो अगला अभ्यारण्य है बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है, बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको याद रखना है। बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको मैंने बताया था ये बन के तैयार हुआ था वर्ष 1976 में। जिला आपको मैंने बताया है, अधिकतर भाग कहाँ पे पड़ता है, बलौदाबाजार, भाटापारा। अब इसका नया नाम चेंज हो गया है, इस जिले का नया नाम बदल दिया गया है। क्या है उसको कमेंट करके बताना है, मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, ठीक है। अधिकतर भाग यहां पर दिखाई देता है, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों एक साथ आ जाए, बलौदाबाजार प्लस महासमुंद लिखा हुआ जाए, तो आप इस आंसर को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, अगर दोनों वाले एक साथ ऑप्शन दिया रहे तब आप इस वाले आंसर को टिक करके आएंगे, लेकिन अगर कोई सिंगल ऑप्शन है तब के कंडीशन में आपको बलौदाबाजार भाटापारा को टिक करना है, ठीक है। याद रखना है इस बात को। स्थापना कब हुआ है, 1976 में स्थापना हुआ है। याद रखना है बार नवापारा के बारे में। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना है बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले बात भैया बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है बलौदाबाजार जिले में। इसका क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 245 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 245 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं जी इन सब बातों को जो मैं कह रहा हूं आप सभी को, ठीक है। इन सब बातों को अपने दिमाग में उतार लेना है, ठीक है। इसको याद रखना है बार नवापारा, इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, यहां से कौन सी नदी बहती है ये पूछा जाता है, तो यहां से बहती है भैया बलमदेई नदी। कौन बहती है, बलमदेई नदी प्रवाहित होती है नदी,
और इस पर क्या है, तो मैंने आपको बताया था बलमदई नदी पर एक जलप्रपात मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है उसका नाम, सात देवधारा जलप्रपात स्थित है इस नदी पर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत दिखाई देता है। आप कहेंगे बलमदई नदी पर स्थित सात देवधारा, जबकि सात धारा हमने दंतेवाड़ा में पढ़ा हुआ है। सात देवधारा जो है आपको पढ़ना है कहां पर, आपको पढ़ना है बलौदाबाजार जिले के ये वन्यजीव अभयारण्य बार नवापारा के अंतर्गत। आगे देखेंगे तो नामकरण याद रखना है, बार नवापारा है ना नामक एक वन्य ग्राम है। क्या है, एक वन्य ग्राम। वन्य ग्राम के नाम पर इसका नाम रखा गया है, वन्य ग्राम के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। याद रखेंगे बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर अगर आप लोग जीव जंतु की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है सर्प, सांप दिखाई देते हैं सबसे ज़्यादा। याद रखना है कहाँ पर, बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत। यहाँ पर आपको अजगर है ना, कोबरा, ये सब सर्प आपको दिखाई देते हैं कहाँ पर, बार नवापारा वाले क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर बारहसिंगा जैसे भी जीव जंतु दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आप सबको केवल एक एक लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में स्पेसिफाई हो जाए चीज़ें कहाँ पर क्या क्या मिलती हैं। उसको अगर आपको एक लाइन में याद रखना हो तो एक एक चीज़ें आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा पुस्तकों में और भी मिलता है, आप वो भी याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो केवल यही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है, पर्यटन स्थल। तो आपको इस बार नवापारा वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है तुरतुरिया आश्रम, आपको यहीं पर दिखाई देता है तुरतुरिया आश्रम। और आप सभी को पता है तुरतुरिया आश्रम का संबंध किससे है, तो रामायणकालीन स्थल है ये, रामायणकालीन। और ऋषि कौन थे भैया, तो आप सबको पता होना चाहिए, वाल्मीकि आश्रम। क्या है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, याद रखना है। लौह कुश जो आप पढ़ते हैं उनकी जन्म भूमि के रूप में तुरतुरिया आश्रम जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखना है आप सभी को तुरतुरिया आश्रम, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। किसका, लव और कुश का, तो श्री राम जी के बेटे लव और कुश का जन्म स्थान माना जाता है, जन्म स्थान है ना। इतनी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है बार नवापारा के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य अभयारण्य के बारे में। तो अब आता है बात तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। तो तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करेंगे तो आपको ये कहाँ दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है आपको सूरजपुर जिले में। कहाँ पर, सूरजपुर जिले में। याद रखना है आपको स्थापना कब हुआ था, तो आपको मैंने बताया था 76 के बाद डायरेक्ट 2 याद रखना है, 78 में 2 याद रखना है, सूरजपुर और बलरामपुर में एक तमोर पिंगला और दूसरा सेमरसोत। और तमोर पिंगला के बारे में आप सभी को पता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर है। और इसी के साथ ये क्षेत्रफल के अनुसार पूरे प्रदेश का क्या है भैया, क्षेत्रफल के अनुसार पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। याद रखना है क्षेत्रफल के अनुसार, है ना। आपको मैंने लगातार बताते हुए आ रहा हूँ। आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा वन्यजीव। तो मैंने आपको बताया है क्या याद रखना है यहाँ पर वन्यजीव के लिए, नील गाय याद रखना है। क्या याद रखना है, नील गाय। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाई देगा नदी। तो आपको मैं बता दूं नदी की बात अगर आप याद रखेंगे यहाँ पर, है ना, तमोर नामक एक पहाड़ है यहाँ पर, पहाड़, और पिंगला नामक नदी है। क्या है, पिंगला नामक नदी, पिंगला नामक नदी, इसी के नाम पर इसका नाम किया गया है, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य का नाम, ठीक है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है तमोर और यहाँ पर पिंगला नदी। साथ ही यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, उसको कहते हैं भैया रिहंद नदी। क्या कहते हैं, रिहंद नदी। याद रखना है रिहंद नदी, याद रखना है क्या है, यहाँ से प्रवाहित होती है रिहंद नदी। और उत्तर प्रदेश के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। याद रखना है उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है। याद रखना है क्या, ये आपका वन्यजीव अभयारण्य तमोर पिंगला। इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में अच्छे से उतार लेना है। चलिए देखिए अगला क्या है, अगला है सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य। क्या है, सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य को आपको याद रखना है।
और देखते हैं सेमरसोत वन्य जीव अभयारण्य में क्या क्या है, कहाँ पर है, कैसा है। तो जिला आपको याद रखना है बलरामपुर। क्या है? बलरामपुर जिले में स्थित है। बलरामपुर जिले में बन के कब तैयार हुआ? तो अभी अभी आपने देखा है 1978 में बनकर तैयार हुआ है। वर्ग क्षेत्रफल या क्षेत्रफल क्या है? तो आपको याद रखना है 430 वर्ग किलोमीटर में स्थित है आपका सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ पर वन्यजीव की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया है, यहाँ भी आपको क्या याद रखना है? नीलगाय याद रखना है। इस बात को अपने दिमाग में उतारिए। स्थिति की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना है सेमरसोत कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है अंबिकापुर डाल्टनगंज वाला जो मार्ग है ना, अंबिकापुर और डाल्टनगंज है ना, बलरामपुर वाला मार्ग पर स्थित याद रखना है। अंबिकापुर डाल्टनगंज वाले मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये बलरामपुर जिले में स्थित है। नीलगाय मिलता है, 430 वर्ग किलोमीटर है, 1978 में बना है ना। इन सभी बातों के अलावा आपको अगर यहाँ पर दर्शनीय स्थल अगर पूछा जाए तो दर्शनीय स्थल में आप क्या क्या याद रखेंगे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मैंने बताया था यहाँ पर वन किस प्रकार के मिलते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर मिश्रित वन मिलते हैं, मिश्रित वन। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं सालवन, ये भी आपको दिखाई देते हैं इस क्षेत्र में। अच्छे से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दर्शनीय स्थल, तो आपको तातापानी याद रखना है। क्या याद रखना है? तातापानी आप सभी को पता है गर्म पानी का एक है ना सोर्स है, स्रोत है, आप सभी को पता है। तो तातापानी आपको दिखाई देता है इस क्षेत्र में, अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं यहाँ पर चनान नदी पर स्थित पवई वाटरफॉल, पवई जलप्रपात दिखाई देता है। जलप्रपात किस पर? चनान नदी पर स्थित कौन सा जी? पवई वाटरफॉल। इसके अलावा आपको क्या दिखाई देता है विशेष के रूप में? तो याद रखना यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना है कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य से कर्क रेखा गुजरती है? आप कहेंगे सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर में स्थित है, यहीं से गुजरती है भैया कर्क रेखा। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या उदंती अभयारण्य। और आप सभी को पता है जब उदंती की बात आ जाती है तो साथ ही साथ आपको भैरमगढ़ और पामेड़ को याद रखना है, क्योंकि 1983 में 3 बन के तैयार हुए थे। चलिए देखते हैं उदंती अभयारण्य के बारे में। उदंती कहाँ पर है? तो जिला है गरियाबंद। कौन सा जिला है? जिला है गरियाबंद। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है स्थापना कब हुआ था? तो 1983 में बन के हुए थे तैयार। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल क्या है? तो आप सभी को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था उदंती के बारे में। कितना है उदंती के बारे में? तो आप सबने कहा था भैया उदंती का क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। 230 वर्ग किलोमीटर है आपने कहा था, जबकि अभी अभी मैंने आपको सेमरसोत क्या पढ़ाया? 430 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? उदंती। तो डायरेक्ट आपको 430 के बाद में 230 ऐसे ही याद रखना है। इसीलिए इसी सीक्वेंस में आपको लिखना भी है अपने कॉपी में, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ताकि चीज़ें जो है कनेक्ट हो पाए अच्छे से आपके दिमाग के लिए। ठीक है जी, तो याद रखना है इस बात को। आगे देखिए और क्या है यहाँ पर? तो ये आपको याद रखना है उदंती वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ से बहती है भैया, याद रखना है उदंती नदी। कौन सी नदी बहती है? उदंती नदी बहती है, उदंती नदी। और इसी पर एक जलप्रपात आपको दिखाई देता है, वाटरफॉल आपको दिखाई देता है। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। इसी को कहते हैं आप लोग गोदना वाटरफॉल। क्या कहते हैं? गोदना जलप्रपात स्थित है इसी नदी पर, इसलिए आपको याद रखना है उदंती अभयारण्य के अंतर्गत एक जलप्रपात है गोदना जलप्रपात, और एक किस नदी पर है? उदंती नदी पर है। और इसी नदी के नाम पर इसका नाम किया गया है उदंती वन्यजीव अभयारण्य। तो आपको इसके नाम याद रखने हैं अच्छे से। ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपको याद रखना है। तो आपको पता चली गया नामकरण किसके नाम पर है? तो उदंती नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसका नाम उदंती नदी के नाम पर रखा गया है, उदंती नदी। और वन्यजीव की बात करेंगे तो आपको वन्यजीव कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो आपको याद रखना है यहाँ पर वन्यजीव के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप वन्यजीव याद रखेंगे भैया, है ना। इसका जो विस्तार आप देखते हैं, ये जो विस्तार लिखा हुआ है, तो ये गरियाबंद के साथ साथ गरियाबंद के साथ साथ आपको दिखाई देता है ओडिशा राज्य के साथ दिखाई देता है इसका क्षेत्र। ठीक है, इसका विस्तार आपको ओडिशा के साथ थोड़ा सा संलग्न हुआ दिखाई देता है, याद रखेंगे। वन्यजीव तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा क्या?
तो बोलेंगे भैया वन भैंसा, वन भैंसा। इसके अलावा यहाँ पर मोर भी दिखाई देते हैं, क्या, मोर। सर्वाधिक संख्या में आपको याद रखना है वन भैंसा यहाँ की प्रधानता वाली वन्यजीव आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है जी। प्रोजेक्ट टाइगर में मैंने बताया था सीता नदी के साथ, सीता नदी के साथ इसको शामिल किया गया था, उदंती दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में। जबकि आपको मैंने बताया था टाइगर रिजर्व कब बन के तैयार हुआ था, तो सीता नदी और उदंती को ही साथ मिला करके बनाया गया था टाइगर रिजर्व 2009 में। पहले भी लिखवा चुका हूँ, यहाँ भी मैंने बता दिया। ठीक है जी। इतनी बातों को आपको याद रखना है। और इसके बारे में विशेष क्या याद रखना है, तो आप सभी को याद रखना है भैया, यहाँ पर उदंती अभयारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था, दीप आशा। क्या नाम रखा गया था, दीप आशा। तो दीप आशा को आप याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, दीप आशा। और ये क्या है तो बता देना है आप सभी को। मादा वन भैंसा ने, है ना, एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम क्या रखा गया था, दीप आशा। ठीक है, याद रख लेंगे, ज़्यादा और चीज़ें याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। इतनी बातों आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तो इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, भैरमगढ़ कहाँ पर है, तो जिला है बीजापुर। इसके अलावा क्या है भैया, स्थापना कब है, 1983, हमने देख लिया है। इसके अलावा क्या है तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल, तो भैरमगढ़ का मैंने बताया है कल की क्लास में 139 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा क्या है तो आपको याद रखना है स्थिति, तो आपको याद रखना है भैरमगढ़ वन्य अभयारण्य जो है कहाँ पर है, बीजापुर जिले में स्थित है। और ये किससे क्या है, इसकी स्थितियाँ अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे भैया भैरमगढ़ की स्थिति जो है बीजापुर और गीदम वाला जो मार्ग है उसी पर स्थित है। गीदम जो कि दंतेवाड़ा है ना, बीजापुर मार्ग पर, बीजापुर मार्ग पर स्थित है। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, याद रखेंगे स्थिति। इसके अलावा क्या है तो वन्य जीव के बारे में यहाँ भी याद रखेंगे, वन भैंसा। क्या रखेंगे याद, वन भैंसा। वन भैंसा के लिए फेमस है भैरमगढ़। आगे देखेंगे तो आगे आपको दिखाई देगा यहीं पर एक और, इसको कहते हैं पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य। क्या कहते हैं, पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य। इसको भी मैंने आपको पहले भी बताया है, बीजापुर जिले में, इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है स्थापना 1983 में याद रखना है इसको भी। इसके अलावा आपको याद रखना है क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल इसके लिए आपको याद रखेंगे कितना है जी, 265 वर्ग किलोमीटर। कल बताया था ना मैंने, 265 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर भी वन्यजीव के रूप में आपको बाघ और वन भैंसा दिखाई देते हैं, याद रखना है। वन भैंसा, तो वन भैंसा वाले तीनों एक साथ हैं 1983 में, देख रहे हो, है ना। कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, जो कि हमारे यहाँ कह सकते हैं राज्य गठन के बाद, राज्य गठन के बाद बनने वाला अभयारण्य। इस बात को याद रखना है। जिला कौन सा है, कबीरधाम। कौन सा जिला है, कबीरधाम जिला याद रखना है, जिला कबीरधाम या कवर्धा जिसको आप कहते हैं। स्थापना कब हुआ था, 2001 में हुआ था। ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है क्षेत्रफल कितना है, तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया था इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे भैया भोरमदेव का क्षेत्रफल कितना है, 163 वर्ग किलोमीटर। 163 वर्ग किलोमीटर है ना। आगे क्या है, नामकरण, तो भोरमदेव मंदिर के नाम पर इसका नाम किया गया है, भोरमदेव मंदिर। और भोरमदेव मंदिर का निर्माण फणी नागवंश के शासकों ने करवाया था। इसका इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन रामचंद्र देव हुए, है ना, कौन इसमें लक्ष्मण देव हुए, कौन किसने क्या करवाया, कौन धर्म सिंह थे, सब पढ़ेंगे बाद में जब इतिहास पढ़ाऊंगा। अभी आपको याद रखना है नामकरण भोरमदेव। ठीक है, आगे देखेंगे वन्यजीव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बाघ दिखाई देते हैं, क्या, बाघ। टाइगर दिखाई देता है, टाइगर। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ये जो है ना, गेको के लिए भी बहुत फेमस है, याद रखेंगे, गेको के लिए भी फेमस है, एक सरीसृप होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो जलप्रपात, तो आपको मैंने बताया था क्या, रानी दहरा जलप्रपात, कवर्धा में, वो इसी क्षेत्र में दिखाई देता है, रानी दहरा जलप्रपात। याद रख लेंगे, इतनी बातें याद रखेंगे। यहाँ पर एक सरीसृप गेको
छत्तीसगढ़ी में इसी को गोइहा कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में इसी को गोइहा कहते हैं, गेको को, याद है ना? तो याद रखना ये गेको। तो ये रहे आपके 11 वन्यजीव अभयारण्य के डिटेल। अब आपको हम बताते हैं हमारे यहाँ स्थित और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये 11 अभयारण्यों के बारे में जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए 11 के बारे में। आगे देखिएगा, अब आपको क्या दिखाई देगा, आगे आपको दिखाई देने वाला है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए। सबसे पहले 1986 में 1986 में नीलगिरी को हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। 1982 से लेकर के 85 के बीच हमारे यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई थी, जो कि एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला था। लेकिन वो वर्तमान में अब क्या है ना, जो घोषणा किया गया था वो रद्द हो गया है। हमारे यहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको आप लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संधि जंक्शन के रूप में जानते हैं। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जो बातें मैंने आपको बताया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व लिखा हुआ है, तमिलनाडु लिखा हुआ है, नीलगिरी लिखा हुआ है, यहाँ पर भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2005 में बनकर के तैयार हुआ और ये भारत के 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा, इसका क्षेत्रफल क्या है 3835.51 3835.51। इसको अच्छे से आपको दिमाग में उतारना है। 3835.51 वर्ग किलोमीटर में आपको इसका टोटल क्षेत्रफल दिखाई देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है 2610 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है इसका क्षेत्रफल। चूंकि आपको पता है अमरकंटक के साथ लगा हुआ है, अमरकंटक, और इसको संयुक्त रूप से बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इसलिए अमरकंटक और हमारे यहाँ के अचानकमार दोनों को संयुक्त रूप से करते हैं तब 35.51 वर्ग किलोमीटर दिखाई देता है। जबकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं तो 2610 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है केवल छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस बात को याद रखना है। केवल छत्तीसगढ़ के लिए कितना याद रखना है 2610 वर्ग किलोमीटर। कितना 2610 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, और आपको मैंने जो बताया 1982 से 85 के बीच में कांगेर घाटी को जो घोषित किया गया था वो वर्तमान में अब क्या है संचालित नहीं है। हमारे यहाँ जो संचालित है वो क्या है, हमारे यहाँ संचालित में जो प्रथम है उसको माना जाता है तमिलनाडु का नीलगिरी 1986 में बना हुआ। इसके अलावा मैंने बताया अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व जो है मैप की सूची में शामिल है। मैप की सूची कहने का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको यूनेस्को चलाता है। और हमारे यहाँ जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से केवल 12 को शामिल किया गया है मैप की सूची में, MAB, मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं अब हमारे यहाँ मगरमच्छ केंद्रों के बारे में। तो आपको दिखाई देगा हमारे यहाँ मगरमच्छ के संरक्षण के लिए 3 जगह। एक तो याद रखना है आपको जांजगीर चांपा में, इसको कहते हैं कोटमी सोनार। क्या कहते हैं कोटमी सोनार, जहां पर 2006-7 से क्या किया जा रहा है मगरमच्छ का कृत्रिम रूप से किया जा रहा है संरक्षण। 2006-7 कृत्रिम रूप से, इस बात को फोकस करेंगे, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल ढंग से किया जा रहा है यहाँ पर क्या इनका संरक्षण, इनका कंजर्वेशन। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर है कोटमी सोनार जांजगीर चांपा 2006-7। जबकि छत्तीसगढ़ में 2 और अन्य जगह जहां पर प्राकृतिक रूप से किया जाता है, एक है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित भैंसादरा बस्तर जिले में। इसके अलावा आप देखते हैं नारायणपुर में जाटलूर वाला क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से किया जाता है मगरमच्छों का पालन। चलिए एक क्लिक करते हैं, जादू के साथ सभी चीजों को देख लेते हैं। देखिएगा कोटमी सोनार जांजगीर चांपा 2006-7 से कृत्रिम रूप से यहां पर स्थापित किया गया है मगरमच्छ का पालन यहाँ पर या संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ये आपको दिमाग में उतार लेना है। जो बातें मैंने आपको कहा उन बातों को सुन करके अपने दिमाग में, अपने जहन में अच्छे से उतारना है। 2006 से 7 में और कृत्रिम रूप पर फोकस करना है आर्टिफिशियल ढंग से कोटमी सोनार जांजगीर चांपा। जबकि 2 और मैंने बताया है कौन कौन सा, एक बताया भैंसादरा, एक बताया मैंने जाटलूर। उन दोनों को भी याद रखना है आपको। भैंसादरा के लिए मैंने बताया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बस्तर में कोंटा हैदराबाद वाले मार्ग में आपको दिखाई देता है, या कांगेर नदी में निर्मित भैंसादरा नामक स्थान पर आपको दिखाई देता है। याद रखेंगे भैंसादरा प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से, मैंने आपको ये भी पहले ही बता दिया है बोल करके। ठीक है, इसी की
इसी प्रकार आपको दिखाई देता है जाटलूर में नदी पर, जो कि नारायणपुर में स्थित है। और नारायणपुर में कहाँ पर, मुरुमवाड़ा वाला क्षेत्र में आपको दिखाई देता है जाटलूर नदी पर, और ये भी प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से है। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मगरमच्छ का संरक्षण केंद्र जो है आर्टिफिशियल ढंग से हो रहा है? कोटमी सोनार, जाटलूर, इसके अलावा पूछा जाएगा भैंसा दरहा, इसके अलावा कह दिया जाएगा कुछ भी और अन्य नाम। तो आपका जवाब होना चाहिए कोटमी सोनार जांजगीर चांपा 2006-7 दिमाग में ऐसे ही बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे यहाँ के मगरमच्छ संरक्षण वाला केंद्र। आगे आपको देखने को मिलेगा क्या, हाथी। तो देखिए ये है गजराज, तो गजराज के नाम से आपको याद रखना है गजराज परियोजना। और गजराज परियोजना कब से चल रहा है हमारे यहाँ, 2014 से गजराज परियोजना देखने को मिलेगा आपको। हाथी परियोजना के अंतर्गत आपको सबसे पहले गजराज परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था, 2014 में। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है, तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत आपको ठीक है। ये आपके हो जाते हैं सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र। इसमें से आपको कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जसपुर शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे बलरामपुर, ये शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे सरगुजा, ये पूरा शामिल है। अब इसके नीचे आपको पता है, इसके नीचे आपको क्या दिखाई देता है, इसके नीचे आपको दिखाई देता है रायगढ़। तो इसके अंतर्गत भैया रायगढ़ भी शामिल है। क्या शामिल है, रायगढ़ भी शामिल है। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कौन सा, इसी के बगल में आपको दिखाई देता है क्या, कोरबा। क्या दिखाई देता है, कोरबा। तो कोरबा भी इसके अंतर्गत शामिल है, याद रखेंगे कोरबा भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो याद रखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र है, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा। तो याद रखेंगे बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा। बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा। कुछ इस प्रकार से आपको घड़ी के कांटे के अनुसार ऐसे घूम लेना है और पहुंच जाना है वापस बलरामपुर में। तो इससे आपको काउंट करने में आसानी होगा। ये 5 जगह याद रखेंगे, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा। इसको आपको याद रखना है। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है जब बादल खोल में आपको बता रहा था, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से आपको अपने दिमाग में उतारना है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ हाथी से संबंधित और परियोजनाएं चल रही है, जिसमें आपने देखा होगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व, आपने देखा होगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व आपको पढ़ने को मिलता होगा। 1995 वर्ग किलोमीटर के साथ में 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। और ये इसका वर्ग क्षेत्रफल याद रखना है 1995 वर्ग किलोमीटर। समय समय पर केंद्र सरकार जो है इसके क्षेत्रफल में कमी करने की बात कहती है। कुछ समय पहले कहा गया था इसका जो क्षेत्रफल है इसको घटा करके 450 किया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का मानना था। लेकिन अभी इसमें कोई नया अपडेट नहीं आया है। अभी केवल आपको याद रखना है 1995 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में क्या फैला हुआ है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। और ये किस जिले में स्थित है, कोरबा जिले में स्थित है। इस बात को याद रखना है। वन मंडल की अगर बात करते हैं जिसमें 4 वन मंडल को यहाँ शामिल करना है, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धर्मजयगढ़। कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजयगढ़, ये दोनों आपको कोरबा जिले में दिखाई देंगे। ये सरगुजा है और ये है रायगढ़ जिला में धर्मजयगढ़, जिसको प्राचीन समय में उदयपुर क्षेत्र कहा जाता था। ये वही धर्मजयगढ़ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 4 जगह शामिल है, याद रखना है किसके अंतर्गत, हाथी परियोजना में। एक और आप देख रहे हैं लेमरू एलिफेंट रिजर्व के रूप में, जो कि कोरबा जिले में है, मुख्यतः कोरबा और कटघोरा। इसके अलावा सरगुजा और धर्मजयगढ़ वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। 1995 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार आपको दिखाई देता है। एक और आपको दिखाई देगा जो कि है सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व, जो कि सरगुजा जसपुर जब लिखा हुआ है तो इसमें बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर साथ में आपको याद रखना है सरगुजा इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। 1143 वर्ग किलोमीटर में आपको इसका क्षेत्र दिखाई देता है। तमोर, पिंगला, सिमरसोत और बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। मेनली आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न, वो ये दोनों हैं। एक तो हमारे यहाँ गजराज परियोजना और एक तो हमारे यहाँ लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, इनके क्षेत्रफल, इनका ये वन मंडल, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपको दिखाई देगा पक्षी विहार। तो आपको मैंने बताया था जगदलपुर में एक पक्षी विहार, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं भैया देखेंगे लमनी पक्षी सदन या लमनी पक्षी विहार। उसके अलावा आपने देखा है बिलासपुर का रंगी पक्षी विहार। तो प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है, लमनी पक्षी विहार। एवियरी याद रखना है लमनी नामक जगह पर जगदलपुर में स्थित है, जबकि दूसरा आपको याद रखना है रंगी नामक जगह पर बिलासपुर में स्थित है। ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है, ये फर्स्ट है। इसके अलावा हमारे यहाँ गिधवा परसदा नामक जगह पर, कहाँ पर,
गिधवा परसदा, एक साथ बोलेंगे, गिधवा परसदा, जो कि बेमेतरा जिला में स्थित है, बेमेतरा जिला में स्थित है। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रदेश का प्रथम पक्षी महोत्सव हुआ था। ये किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे बेमेतरा जिला में स्थित है, गिधवा परसदा बेमेतरा। तो पक्षी विहार के लिए सबसे पहला लमनी पक्षी विहार जगदलपुर, दूसरा याद रखेंगे रहंगी पक्षी विहार बिलासपुर, तीसरा आपको क्या याद रखना है, गिधवा परसदा पक्षी विहार जो है बेमेतरा जिला में है। और यहीं पर स्थित यहीं पर क्या हुआ था, प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपको दिखाई देगा जंगल सफारी। तो जंगल सफारी में आप लोग सबको पता है तूताग्राम है ना, रायपुर में स्थित है जंगल सफारी, प्रदेश का पहला। इसके अलावा आपको याद रखना है रामचुआ हरमो नामक जगह पर, कहाँ, कवर्धा जिला में स्थित है, दूसरा प्रदेश का प्रस्तावित है ना जंगल सफारी। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। जंगल सफारी में प्रथम जंगल सफारी तूताग्राम, नवा रायपुर, अटल नगर में, अभी अभी मैंने बताया। और आप सबको मैं बता दूं मजे की बात, जब हम लोग पढ़ते हैं ईब नदी, ईब नदी जब पढ़ते हैं तो ईब नदी के बारे में क्या पढ़ते हैं, 202 किलोमीटर की टोटल लंबाई, और छत्तीसगढ़ में कितना प्रवाहित होता है, 87 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल देखेंगे 202.87 हेक्टेयर। जब भी इसको मैं देखता हूँ मेरे को ईब नदी का वो डाटा, वो आंकड़ा याद आ जाता है। आपके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी होने वाला है ना, है ऐसा माना गया जंगल सफारी किसको, तूताग्राम नवा रायपुर में स्थित इसको। ठीक है, जो कि प्रदेश का पहला जंगल सफारी है। दूसरा जो है प्रस्तावित है कवर्धा के रामचुआ हरमो में, कहाँ, रामचुआ हरमो में, आपको याद रखना है। द्वितीय जंगल सफारी प्रस्तावित है, स्थान कहाँ है, रामचुआ हरमो कवर्धा में, 191 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा ऐसा कहा गया था, पर अभी क्या है कैसा है अपडेट हमको नहीं पता। जो चीज़ें आपके लिए काम की है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं आंकड़े की ओर। ये है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े। इसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे से उतारना है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर वन संबंधी आंकड़े आपको पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, राज्य में आरक्षित वन से पहले आपको याद रखना है वानिकी के जो आंकड़े हमारे यहाँ बताए गए हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ। देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा आया है इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश का क्षेत्रफल आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है, 1,35,191। 191 चलते रहता है, आप सभी को इस पर घबराना नहीं है। ये हमारे यहाँ बताया गया प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में बताया गया है, याद रखेंगे। ठीक है इस बात को। इसके अलावा हमारे यहाँ बताया गया है कि ये पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना है, तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 4.1% है, ऐसा बताया गया है इसमें। यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 4.1% है, और यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हुआ है 1,35,191, जिसको मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया है। तो प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ये जो टोटल क्षेत्रफल है इसका कितना भैया, तो इसका टोटल, इसका कुल कितना, 59,882, 820 का है ना, कितना, 59,820, कितना, 59,820, याद रखना है, 59,820 याद रखेंगे, कितना है, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। इतना टोटल हमारे यहाँ क्या बताया गया है, वन क्षेत्रफल बताया गया है, याद रखेंगे इतना, जो कि परसेंटेज के तौर पर देखेंगे तो 44 दशमलव कितना हो जाता है, 44 दशमलव हो जाता है 25%, कितना हो जाता है, 25%। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा प्रदेश का 44.25% क्षेत्र जो है क्या है, वनों से आच्छादित है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, पहले ये जो था है ना 44.21 के आसपास हुआ करता था पहले आंकड़ों में। अब पहले के आंकड़ों को आपको छोड़ना है, आपको याद रखना है 44.25% नवीनतम आंकड़ा है, अपडेटेड आंकड़ा है, इसको अपने कॉपी में उतार लेना है। जो वन का क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल वो कितना है, तो याद रखना है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। आपको अच्छे से इस बात को याद रखना है, ठीक है जी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, नवीनतम आंकड़े हैं। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको यहां पर पूछा जाता है एग्जाम में आरक्षित वन का, संरक्षित वन का, अवर्गीकृत वन का, साल वन का, सागौन वन का, और साथ में पूछा जाता है आपको क्या, मिश्रित वन का,
डाटा। तो सबसे पहले ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आंकड़ों को लिखते हुए चलता हूँ, लेकिन आपके लिए काम की जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना है अच्छे से। आरक्षित वन की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में आरक्षित वन कितना है, 25,910.23, 25,910.23। ये आर्थिक सर्वेक्षण का ऑफिशियल पेज है, इसको मैंने अपने से नहीं बनाया है, मैं बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है 25,910.23, 25,910 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फिर से। आरक्षित का यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आरक्षित का 25,910.23 याद रखना है। और इसको परसेंटेज में कितना बताया गया है, तो परसेंटेज में इसको बताया गया है भैया, सबसे पहले आपको बोलना सीखना है 43, 40, 16। क्या बोलेंगे, 43, 40, 16। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, है ना। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, लाइन से ऐसे बोलना है। और लाइन से क्या बोलना है, 43, 40, 16। क्या बोलना है, 43, 40, 16। अब आंकड़ों को हम लोग रट लेंगे, चीज़ों को देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा 43.31, ठीक है। कुछ किताबों में मैंने देखा है इसको 35 लिखा हुआ है, जबकि ऑफिशियल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 31। तो भैया ऑफिशियल पर आपको जाना है। अब आप लोग अपना बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, क्या है कैसा है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संरक्षित क्या है, 40.18। संरक्षित क्या है, 40.18। उसके अलावा अवर्गीकृत कितना है, 16.61। ये तो अच्छा है, इसको पलट करके लिख देना है 16.61, ठीक है। तो 43, 40, 16 पहले याद रख लेंगे। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। इसके अलावा आपको अगर क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए प्रतिशत के अलावा, तो यहाँ पर आरक्षित का मैंने लिख ही दिया है। अब आप लिख लीजिए किसका, संरक्षित का 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं किसका, अवर्गीकृत का 98, है ना, 74.45%। इतना आप लिख सकते हैं किसके बारे में, अवर्गीकृत के बारे में। तो ये 3 आंकड़े जो हैं वर्ग क्षेत्रफल में दिया हुआ है, और ये 3 जो है परसेंटेज के तौर पर दिया हुआ है। टोटल जो मैंने बताया है 5,9,820 यहाँ पर लिखा हुआ है 7-8 वर्ग किलोमीटर। यही आंकड़े यहाँ पर मैंने टोटल को आपको बता दिया है, जो कि कितना होता है, तो आपको परसेंटेज के तौर पर अगर हम बात करें तो 44.25% होता है। मैंने आपको पहले भी इसको बता दिया है, जो कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा जाएगा आंकड़े एग्जाम में, ठीक है। आपको यहां से पूछा जाएगा आंकड़े जो एग्जाम में, वो ये है कि बताइए 2024-25 में योगदान कितना रहा जीएसडीपी में वन क्षेत्र का। तो आपको मैं बता दूं, योगदान के लिए सबसे पहले बात जो ये ऊपर लिखा होता है भागीदारी लाख में, तो जो पैसा लिखा होता है ये पैसा आपको नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको भी याद रख सकते हैं। 90-57-25, 90-57-25 एक साथ याद रख लेंगे, ऐसा याद हो जाएगा। लेकिन आपको जो पूछा जाएगा वो क्या है, आपको जो पूछा जाएगा वो है वृद्धि प्रतिशत और हिस्सा। तो वृद्धि प्रतिशत में याद रखना है वृद्धि प्रतिशत, और एक है हिस्सा, या इसी को कहते हैं भागीदारी। जीएसडीपी में भागीदारी क्या कहते हैं, भागीदारी। तो याद रखना है भागीदारी और वृद्धि प्रतिशत। तो इसके लिए पहले वृद्धि याद रखना है, वृद्धि मतलब 3, वृद्धि मतलब 3, ठीक है। भाग मतलब 2, क्या, भाग मतलब 2, ऐसी आपको याद रखना है। वृद्धि मतलब 3, भाग मतलब 2, किसके लिए, वन के लिए। वृद्धि मतलब 3, भाग क्या है 2, 2 और 3, 2 से बड़ा वृद्धि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब इसके बाद अब अगर वृद्धि हुआ है तो देखिए भैया, भाग में अगर 95 रहेगा तो वृद्धि होगा तो कम से कम 1 तो बढ़ेगा ना, तो 9, 6 ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो भाग प्रतिशत याद रखना है, भाग का याद रखना है प्रतिशत के रूप में, और आपको याद रखना है 2024-25 के लिए क्या, 3.96 किसका, वन क्षेत्र का, ठीक है। याद रखना है, ये आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, ये पीडीएफ के तौर पर आपको पूरा मिलने वाला है। पिछला स्लाइड में क्या था, पिछला स्लाइड में इसी बातों को पूरा लिखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। यहाँ पर आरक्षित वन का पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है। आरक्षित वन कितना है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है 25,910.23 लिखा हुआ है, जो कि 43.31 है, 24.03 जो कि 40.18 है, इसके अलावा 16.61 जो कि इतना है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में इन्हीं सब बातों को पूरा बता दिया है। इसमें एक जो बात है वो याद रखना है, क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2023-24 में इतना था, जो कि 2024-25 में कितना हो गया है, अभी मैंने बताया ना। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 90-57-725 ऐसा करके बता रहा था, ये वही है 9 लाख, है ना, 5,725 लाख रुपए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। याद रख सकते हैं इस बात को। इसके अलावा हमारे यहाँ अगर पूछ ले बताइए कितना खदानी पौधा रोपित हुआ है, ये चूंकि ये जो आंकड़े हैं नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं इन सबको आपको नहीं बता रहा हूँ, इन सबको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा
तेंदुपत्ता वाला आंकड़ा जो है तीसरा वाला, ये आंकड़ा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये तेंदुपत्ता वाला आंकड़ा आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। ये जो तेंदुपत्ता वाला आंकड़ा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है करोड़ रुपए, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना 1073.48 करोड़ रुपए लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है 15.56 लाख मानक बोरा। तो ये मानक बोरा पूछा जाता है एग्जाम में। मानक बोरा याद रखेंगे, 15.56 लाख मानक बोरा ये पूछा जाएगा अगर आपके एग्जाम के लिए। तो वो है 15.56 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। याद रख सकते हैं इसको। बाकी आपको ये 2 पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने अगला स्लाइड में आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया है। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत 43, 40, 16। इसके अलावा वृद्धि बता दिया 3, कम में होगा तो 2, 95, 96 बता दिया। टोटल कितना है वो बता दिया है मैंने आपको। इन सब बातों को आपको याद रखना है। आगे आपको मैं टाइगर रिजर्व एक बार और बता देता हूँ, फिर हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ अब कुल टोटल कितने हैं, हमारे यहाँ अब कुल टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। याद रखना है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरे देश का 56वां है, जबकि प्रदेश का क्या है, प्रदेश का, देश का 56वां है, लेकिन प्रदेश का क्या है जी, प्रदेश का है ये 4th क्रम का टाइगर रिजर्व, जिसको आप लोग जानते हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के नाम से। और देश का ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन सा है इसके बारे में मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है टाइगर रिजर्व से संबंधित, उसको आप लोग जाकर के अपडेट ले सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में हमारे यहाँ पहले से ये 3 थे, इन सभी को मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। हम जब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को पढ़े थे तब हमने इसको देख लिया था, और उदंती सीता नदी और अचानक मार्ग को आज हमने देख लिया तीसरा। और चौथा यहाँ पर क्या हो जाता है, चौथा हो जाता है ना गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व हो जाता है, याद रखना है, प्रदेश का 4th क्रम का। और इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है, मैं पहले भी इसको रटवा चुका हूँ, 28, 29, ये पहले आपको मोटा मोटी याद रखना है। उसके बाद आपको 3, 8, 7 की ओर जाना है, उससे पहले आपको कहीं और नहीं भागना है। पहले 28 बोलना है, फिर 29 बोलना है। और ये 4 जिलों में आपको दिखाई देता है, MCB में, कोरिया में, सूरजपुर में, बलरामपुर में, ये 4 जिलों में आपको दिखाई देता है इसका विस्तार। किसका, तो आप बोलेंगे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का विस्तार। तो इतनी बातों को आपको अपने दिमाग में याद रखना है। यहाँ पर वनों से संबंधित जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, क्लोज होता है। यहाँ से इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो भी आंकड़ा अपडेट होते रहता है चीज़ें, वो मैं आपको टाइम पर बताऊंगा। आर्थिक सर्वेक्षण वाला एक सेपरेट वीडियो आपके एग्जाम से पहले मैं आपको मैराथन के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी ही बातों को आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे और देखेंगे अगली क्लास में हम लोग अन्य और महत्वपूर्ण चीज़ों को, है ना। हाँ, कंप्लीट हो गया भैया यहाँ पर क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका चैनल है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।